जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ एट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 64। आज के लेक्चर में ये हमारा चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बगैर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता और इस चैप्टर के किए बगैर पास होना भी मुश्किल है। इसका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा आज। आज हमने 3 एरियाज, छोटे छोटे एरियाज इनको कवर करेंगे: पेरोल, एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम। यानी बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे होंगे। क्योंकि एक्सपेंसेस के एरिया में अगर आप इवन अपने काउंटिंग के क्वेश्चन भी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें जो एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो नॉर्मली सैलरीज एक्सपेंस ही होता है। इसलिए उसने सैलरीज एक्सपेंस के प्रोसीजर हमें लादा से बताए हैं। फिर उसके बाद जो अदर जितने भी एरियाज हैं उनके लिए एक ही कॉमन अप्रोच है जो हमें वो एक्सपेंसेस वाले एरिया में बता रहा है। सैलरीज एक्सपेंस का एरिया अलग, अदर एक्सपेंसेस का एरिया अलग। और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को कैसे वेरीफाई करना है ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम का ताल्लुक आपको पता है वो बैंक से होता है, बैंक डिपॉजिट्स या बोरिंग से। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। अच्छा, चंद एक स्टूडेंट हैं वो इशू एक डिस्कस कर रहे थे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडीज़ को जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो जो प्रोसीजर्स वो लिखते हैं उन प्रोसीजर्स में और जो सोल्यूशन में प्रोसीजर्स होते हैं उनमें फ़र्क होता है। अच्छा, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर आपका सोल्यूशन बुक के सोल्यूशन से फ़र्क है, इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न ख़तरनाक है और एक रीज़न ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। पहले रीज़न जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये कि केस स्टडी में अगर उसने एक सिचुएशन के अंदर किसी केस, हमेशा हर केस स्टडी में ऐसे नहीं होता, लेकिन किसी केस स्टडी में वो एक सिचुएशन के अंदर दो इशू डिस्कस कर देता है। जैसे आपने वो हमने देखा कल केस किया था वो एक्सपेंडिचर वाला, उसने एक्सपेंडिचर भी इनकर किए थे, हमने एक्सपेंडिचर के प्रोसीजर भी लिखे और फिर उसने डेप्रिसिएशन की बात भी की थी लाइफ वगैरह डिस्कस करके। तो उसमें हमने एडिशंस ऑफ फिक्स एसेट्स के भी कुछ प्रोसीजर लिखने थे, डेप्रिसिएशन के भी। इसी तरह कुछ केस स्टडी में वो कहता है कि जी स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री रखी थी डेटर के लिए और वो डेटर बैंकरप्ट हो गया। अब इसमें बेसिकली हमारे दो एरियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक इन्वेंट्री भी हो रहा है और एक डेटर, उसकी प्रोविजन भी आएगी। तो अगर किसी एरिया में, किसी केस स्टडी में मल्टीपल एरिया, दो एरियाज होते हैं, दो एरियाज इन्वॉल्व हैं और आप उसमें से एक को पिक कर पाते हैं, एक को पिक नहीं कर पाते, ये बड़ी गलती है, ये ज़्यादा डेंजरस है। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो फिर ये अगर एक से ज़्यादा इशू इन्वॉल्व है किसी क्वेश्चन में, आप पिक कर पाएंगे अगर आपने लेक्चर लिए और कंसेप्ट की समझ है आपको। ठीक है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी केस स्टडी आप सॉल्व करने लगे, वैसे तो हर क्वेश्चन में ये रूल होना चाहिए, लेकिन कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने लगे उसको 2 दफ़ा जरूर पढ़े। और ये हर थ्योरेटिकल पेपर का असूल है, हर थ्योरेटिकल पेपर का, सिर्फ ऑडिट का नहीं, हर थ्योरेटिकल। लेकिन चूंकि ऑडिट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन खासतौर पर केस स्टडी हो, चाहे पहली दफ़ा में आपको लगे कि सारी समझ आ गई है, दूसरी दफ़ा इसको रीड जरूर कीजिए। इवन मैं खुद भी जब रीड करता हूँ ना पहली दफ़ा, तो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पिक कर पाता, 1-2 पॉइंट रह जाते हैं। 7-8 पॉइंट पिक कर लेता हूँ, टोटल 10 है, 1-2 पॉइंट रह जाते हैं, वो दूसरी रीडिंग में फिर सामने आते हैं। ठीक है। तो दूसरी रीडिंग कर लिया क्योंकि ये मसला ज़्यादा स्वेयर है कि 2 में से एक इशू आइडेंटिफाई, इसका मतलब अगर आपने जिस इशू को आइडेंटिफाई कर लिया उसको परफेक्टली भी आपने आंसर कर दिया ना, आपको 50% मार्क्स मिले। ये बड़ा इशू है। अच्छा, दूसरा, और इसका इलाज मैंने आपको क्या बताया, केस स्टडी को 2 बार पढ़िए और इस नियत के साथ पढ़िए कि शायद इसमें कोई और इशू भी हो। हर केस स्टडी में इशू नहीं निकलेगा, लेकिन आपने हर केस स्टडी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि शायद इसमें, जैसे हर एरिया में मिस स्टेटमेंट नहीं निकलती, लेकिन हम हर एरिया में इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि इसमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ा। दूसरी गलती जो कम सवेर है वो ये है कि आपने प्रोसीजर लिखे, इश्यूज आपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए, एक था तो एक कर लिया, 2 था तो 2 कर लिए, लेकिन आप प्रोसीजर लिख रहे हैं तो आपके प्रोसीजर्स कम हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, या प्रोसीजर डिफरेंट है जो बुक से लिखे हुए हैं। ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। इसकी रीजंस क्या होती है, यानी अगर आपके प्रोसीजर जो बुक में लिखे हुए हैं उससे कम है, या जो प्रोसीजर्स आपके डिफरेंट है और बुक सोल्यूशन में लिखे, इसकी जो मेजर रीज़न होती है वो ये कि स्टूडेंट्स ने 1 पेजर याद नहीं किया होता। अगर आपने 1 पेजर आपको दिया ना, अगर वो 1 पेजर आपने याद किया है तो फिर नॉर्मली ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनरली कितने स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उनके पास कुछ और, उन्होंने कुछ और प्रोसीजर लिखे और जो बुक में थे वो डिफरेंट थे या ज़्यादा थे? कितने स्टूडेंट्स? हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 पेजर याद कर लिया और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़े? आप देख, इसमें सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ये जब आप 1 पेजर याद नहीं करते उस वजह से होती है। तो मेरी सजेशन है 1 पेजर को याद कीजिए, इसमें इंशाल्लाह आपको फिर पता। 1 पेजर बनाया ही स्पेसिफिकली केस स्टडी को सामने रख के बनाया गया,
ठीक है, उसका फोकस ही सारे का सारा केस स्टडी है। देखिए आपका एक कंसेप्ट अगर ये बना हुआ है ना कि मैंने केस स्टडी को सारी की सारी केस स्टडी को अपनी जजमेंट की बेस पे सॉल्व करना है, आप गलत ट्रैक पे हैं, आप फेल होने वाले ट्रैक पे हैं। केस स्टडी जजमेंट की बेस पे सॉल्व नहीं होगी, वो वाली केस स्टडी जजमेंट की बेस पे सॉल्व होगी जो आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, और वो नॉर्मली नहीं आती, लेकिन फिर भी कभी एक्सेप्शन केस में आ सकती है। उस केस स्टडी में आपको जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत है, हर केस स्टडी में आपको जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। जो केस स्टडी आपको क्लास में सिखा दी गई है, जिसको बता दिया गया है किस तरीके से आपने इस सिचुएशन में कौन से थ्रेट राइज होते हैं, क्या सेफ गार्ड है, आपने जजमेंट अप्लाई नहीं करनी अगर वो केस स्टडी बुक में मौजूद है। हाँ, अगर वो सिचुएशन बुक में मौजूद नहीं है फिर जजमेंट अप्लाई करें। वो एरिया जो बुक में मौजूद है, 1 पेजर में लिख दिया गया है, उससे रिलेटेड अगर केस स्टडी टेस्ट होती है, आपने उसमें जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है, वो आपने वही प्रोसीजर लिखना है जो आपको सिखाया गया। हाँ, अगर कोई ऐसा एरिया आता है जो कि हमने फर्ज कीजिए आपने नहीं सीखा या एग्जाम में भूल गए, तो फिर क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है आपने अपनी जजमेंट की बेस पे उस केस स्टडी को सॉल्व करना है। ये सूल ज़हन में रखिएगा। तो जजमेंट कब अप्लाई करनी है? जब वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमने पढ़ी नहीं या पढ़ी है लेकिन आप एग्जाम में भूल गए उस पे, वरना आपने जो भी केस स्टडी को सॉल्व करना है वो जो सिखाया गया क्लास में उसके मुताबिक सॉल्व करना है। क्लियर जी? तो ये एक प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट शेयर कर रहे थे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैच नहीं होते हैं, बुक में ज्यादा है। तो इसका हल मैंने क्या बताया, 2 रीजन, 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये कि आपने इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं किया, ये ज्यादा बड़ा मसला है, और दूसरा इशू आइडेंटिफाई कर लिए लेकिन प्रोसीजर जो है वो या तो आपके कम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले वाले इशू जो है कि पहले वाली प्रॉब्लम जो होती है कि इशू आइडेंटिफाई नहीं कर सके कोई एक, इसकी रीजन क्या होती है? नॉर्मली क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, कैजुअली पढ़ा। ठीक है, तो बड़ा इशू सामने आ जाता है, छोटा इशू जो छुपा होता है उसमें वो फिर पिक नहीं कर पाते। और इलाज क्या बताया इसका? क्वेश्चन को 2 दफा पढ़ना है। और ये जो इशू है कि प्रॉब्लम के सिचुएशन समझ आ गई, इसमें एरिया कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो प्रोसीजर लिखे यहाँ सोल्यूशन से मैच नहीं करते या उससे कम है, इसकी रीजन क्या नॉर्मली होती है? 1 पेजर को याद नहीं किया। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, वो क्या है? 1 पेजर को याद करें। तो ये एक इशू था, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो मैंने कहा शेयर करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह 1 पेजर याद कर लेंगे ना, उसके बाद केस स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि आजकल आपके टर्म टेस्ट चल रहे हैं, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इतना कि 1 पेजर, हाँ ये, लेकिन आपने इस वीकेंड के ऊपर इसको याद कर लेना। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती रहे। मेमोराइज बाद में कर लेंगे वीकेंड पे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट को समझते हैं, इसलिए हम केस स्टडी की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। चलिए जी, कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? आज फिर चलते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट लेक्चर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, पेरोल। पेरोल किसे कहते हैं? सैलरीज एक्सपेंस को। ठीक है, अच्छा इसमें अप्रोच आपको बताएगा ना, वो सेम होगी चाहे वो आपके ऑफिस एम्प्लॉयज हो जिनको आप मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, चाहे आपके फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हो जिनको आप आवरली बेस के ऊपर सैलरी देते हैं। कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी मंथली बेसिस पे होती है ना, कुछ की आवरली बेसिस पे होती है। फर्क सिर्फ कैलकुलेशन में पड़ता है कि मंथली एम्प्लॉयज की जब लिस्ट बनती है उनके आगे मंथली सैलरी लिखी होती है, और जितने दिन छुट्टी की होती है वो लेस करके सैलरी पे की जाती है, वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन चलती है। और जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं इनकी आर्ली बेसिस पे, इनका आवर्स वर्क का रिकॉर्ड लहदा रखा जाता है, टोटल कितने आवर्स इन्होंने काम किया, और फिर आर्ली रेट के साथ जो इनका अपॉइंटमेंट लेटर में एग्री हुआ होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो पेरोल है, सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है आपको पता है? रूटीन वाला जो हर एरिया में आता है, क्या? एग्री टोटल ऑफ पेरोल शीट विद फाइनेंशियल शीट। पेरोल शीट क्या है? वो शीट जिसके ऊपर हर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होती है। हर मंथ के एंड पे पेरोल शीट बनती है। ये नॉर्मली एक्सेल पे बनाई जाती है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम भी होते हैं इसके, लेकिन एक्सेल जिसमें हर मंथ की अलग शीट बनती है और उसमें सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही होती है और उनके आगे उनकी सैलरी, और फिर कुछ डिडक्शन की कैलकुलेशन वगैरह होती है। सब कुछ अलाउंसेस बता सकते हैं जो सैलरी में ऐड किए जाते हैं बेसिक सैलरी में? बोनस वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस वगैरह। बिल्कुल ठीक, काफी है, काफी। कुछ डिडक्शन बता सकते हैं जो सैलरी से की जाती है? विदहोल्ड टैक्स, सबसे बड़ी डिडक्शन विदहोल्डिंग टैक्स, और फिर इसके अलावा कुछ दूसरी ग्रेचुटी फंड वगैरह। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लोन लिया हो तो उसकी डिडक्शन होती है। बिल्कुल ठीक। ज़कात की डिडक्शन नहीं होती, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है सैलरी में से ज़कात की डिडक्शन नहीं होती। हाँ, वो डिविडेंड जब पे करते हैं ना उसमें होती है विदहोल्डिंग टैक्स और ज़कात की डिडक्शन, सैलरी पेमेंट के वक्त नहीं होती। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करा? अच्छा, ये 2 एनालिटिकल प्रोसीजर हैं, आपने इनमें फर्क मुझे बताना है। ये दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि पेरोल एक्सपेंसेस में ज्यादातर एविडेंस हमें एनालिटिकल प्रोसीजर से मिलता है। इससे पहले किसी एरिया में आपने इतना फोकस नहीं देखा होगा हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर। कोई था भी तो हम उसे बगैर स्पेसिफाई किए, हेडिंग दिए बगैर मेंशन कर दिया करते थे। इसमें चूंकि ज्यादातर फोकस पेरोल एक्सपेंसेस में हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर पे, इसलिए उसने बकायदा हेडिंग के जरिए से इसको हमें डिस्कस किया।
पहला, कंपेयर द टोटल पेरोल एक्सपेंस विद प्रायर ईयर एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर है? असूली तौर पे तो इस साल का सैलरीज एक्सपेंस पिछले साल के सैलरी एक्सपेंस के बराबर ही आना चाहिए। अगर उससे बहुत ज्यादा कम है या ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। फिर दूसरा, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन टोटल सैलरीज एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेटिंग जॉइनर्स एंड लीवर्स एंड पे इंक्रीज। कंपेयर दिस फिगर विद एक्चुअल वेजेस एंड सैलरीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये आपको मैं कैलकुलेट करके बेसिक दिखाता हूं फॉर्म में हम किस तरीके से इसको वेरीफाई करते थे। आपने बताना क्या ये अप्रोच रीजनेबल है, इससे पेरोल वेरीफाई हो सकता है कि नहीं। फर्स्ट कीजिए, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023। मैंने एक्सपेंस लिया पेरोल एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। नोट कीजिए, ऑडिट हम किस पीरियड का कर रहे हैं? 2023 का। और मैंने पिछले साल की लास्ट सैलरी जो है, जो प्रोबेबली ऑडिटेड होगी, वेरीफाइड, वो ली। फर्स्ट कीजिए, ये है 1 मिलियन। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने किया एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 2023। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की भला? 1 मिलियन जो मंथली सैलरी थी दिसंबर की, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा। अगर तो पूरे साल में पेरोल में कोई चेंज भी ना हो तो ये हमारी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि साल के दौरान में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे आते हैं जो ऐड होते हैं नए, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो छोड़ जाते हैं। तो इसमें हम मजीद चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं, मजीद चीजें हम इसमें कहते हैं ऐड। अच्छा, अगर कुछ लोगों ने हमें लीव कर दिया है, उनकी वजह से सैलरीज ऐड होगी कि लेस होगी? लेस होगी। और कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, ऐड होगी। शाबाश। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड इफेक्ट ऑफ ज्वाइनर्स या लीवर्स? ज्वाइनर्स। ये इसकी लिस्ट क्लाइंट हमें देता है कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कब से किया, इसको हम ऐड कर देते हैं। फर्ज कीजिए यह है जी 1.5 मिलियन। और फिर लेस क्या होगा? इफेक्ट ऑफ लीवर्स, जो लोग छोड़ के चले गए, इसको हम लेस कर देते हैं 1250000, ये लेस हो जाएगा। एक आइटम और ऐड करते हैं, वो क्या? इंक्रीमेंट। शाबाश। या जो ईद पे बोनस वगैरह दिए जाते हैं, ऐड इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट। वो इंक्रीमेंट की लिस्ट क्लाइंट हमें देता है कि उसने किस एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट दिया, उसको मुलायदा वेरीफाई करके जो टोटल की फिगर है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कि फर्ज कीजिए उसने बताया हमें ये है जी 2 मिलियन। नॉर्मली इंक्रीमेंट 10 to 20% के दरमियान में कहीं होता है। फिर इसके अलावा अगर मजीद कोई चीज़ है, जैसे बोनस वगैरह दिए गए हों, ओवर टाइम दिया गया हो, ओवर टाइम हो, बोनस वगैरह हो, उनको भी ऐड कर देते हैं। वो फर्ज कीजिए हमारे केस में निल है। अब ये ऑडिटर सारी कैलकुलेशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑडिटर ने एक्सपेक्टेशन डेवलप की कि सैलरीज एक्सपेंस कितना होगा। ऑडिटर क्या कर रहा है? 2023 का जो पूरे साल का सैलरीज एक्सपेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहा है। कितना टोटल आता है? 14.5 मिलियन। 25। अब ये है एक्सपेक्टेड, ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, या ऑडिटर का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस सैलरीज का क्या होगा? ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड सैलरीज। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लाइंट की जो एक्चुअल रिकॉर्डेड सैलरीज एक्सपेंस होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट का भी एज पर क्लाइंट, फिर नीचे लिखते हैं एज पर जीएल। जीएल किसे कहते हैं? जनरल लेजर। या एज पर क्लाइंट कि क्लाइंट ने क्या रिकॉर्ड की है, या एज पर अमाउंट रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, जो भी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई, लेकिन जो मर्जी ले, यहाँ पे फिर कौन सी अमाउंट होती है? जो इनकम स्टेटमेंट। फर्ज कीजिए जो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई है वो भी यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें डिटेल में हर एम्प्लॉय की सैलरी को, उसकी डिडक्शन को, उसके इंक्रीमेंट को चेक करने की जरूरत है? पक्का कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम?
एनालिटिकल प्रोसीजर। और अगर हम इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके उनकी सैलरीज की कैलकुलेशन देखें टैक्स की कैलकुलेशन ठीक हो रही है कि नहीं, बोनस की कैलकुलेशन ठीक हो रही है कि नहीं, उसको सैलरी पे हुई थी कि नहीं, पेमेंट के वक्त उसने एक्नॉलेजमेंट ली कि नहीं ली, अगर ये सारे प्रोसीजर हम देखें, ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? टेस्ट। उनके तरीके से भी टेस्ट ऑफ डिटेल से भी वेरिफिकेशन हो सकती है, लेकिन हमारी पहली कोशिश होती है कि अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से एविडेंस मिल सके तो वो करें। ठीक है, अब ये चैप्टर 15 में हम स्टडी करेंगे कि किन एरियाज में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, किन में नहीं होते, कैसे वो मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी। ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें प्रैक्टिस में कुछ फर्क आता है। जैसे प्रैक्टिस में जब आप कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है क्लाइंट की यहाँ पे फिगर आ जाए 250,000 का डिफरेंस आ जाए, या 500,000 का डिफरेंस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर डिफरेंस आए तो आपने क्या करना है? आप कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में था एंड में, पहले उसने यही कहा था कि वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ठीक है, और एंड में उसने एक बात लिखी थी इन्वेस्टिगेशन वाली। अब मैं आपको वो बात समझाने लगा हूं। इन्वेस्टिगेशन क्या? कि अगर डिफरेंस आ जाए 50,000, हमने देखना ये मटीरियल है कि इममटीरियल। अगर इममटीरियल है तो हमने छोड़ देना, हमने कहना एविडेंस मिल गया। अगर डिफरेंस मटीरियल हो तो फिर हम क्लाइंट से इंक्वायरी करते हैं कि बताओ ये डिफरेंस किस वजह से है, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नॉर्मली क्लाइंट से कोई पूछे ना तो ये हमारा इंक्वायरी का प्रोसीजर बनता है, लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर के एंड में डिफरेंस आ जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर ही का हिस्सा है, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको समझ आ गया कि ऑडिटर कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करता है और उसे क्लाइंट की एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। क्लियर जी? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये था सेकंड वाला, दोबारा पढ़े। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन टोटल सैलरीज। इसमें टोटल सैलरीज एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? इनकॉर्पोरेट करें जॉइनर्स का इफेक्ट, लीवर्स का इफेक्ट, अगर कोई पे इंक्रीज हुई है, बोनस वगैरह, उसका इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करें। फिर क्या कह रहा है? कंपेयर दिस फिगर, जो आपने कैलकुलेट की है, एस्टिमेट की है, इसे कंपेयर करना है किसके साथ? एक्चुअल वेजेस एंड सैलरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई है। अगर कोई डिफरेंस आया, नहीं आता, कहानी यही खत्म। अगर कोई डिफरेंस आता है लेकिन स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है, फिर भी कहानी खत्म। लेकिन अगर डिफरेंस आता है और वो सिग्निफिकेंट है, तो क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूछेंगे, अगर तसल्ली बख्श जवाब मिला फिर कहानी खत्म। अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो कहानी में मजीद ट्विस्ट आएगा, फिर मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा, रिस्क बढ़ गया ना। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। अब मेरा समझ आ गया आपको? मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है। अब ये प्रोसीजर एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। प्रोसीजर नंबर 1 और प्रोसीजर नंबर 2 दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर हैं। दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाला है कंपैरिजन वाला और नीचे वाला शाबाश प्लॉजिबल रिलेशनशिप वाला है। आपको याद है हमने एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में दोनों अल्फाज पढ़े थे, कंपैरिजन भी, प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी। कंपैरिजन निस्बतन आसान होता है, जिसका कंपेयर कर लें, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप थोड़ा डिटेल होता है लेकिन इसका एविडेंस भी ज्यादा बेहतर होता है। फिर कह रहा है कंपेयर पेरोल एक्सपेंस मंथ वाइज देखते जाएं, हर रोज पेरोल एक्सपेंस कितना है, मंथ वाइज कंपेयर करता है। एक कंपनी थी, उसका जो पेरोल सुपरवाइजर था वो रिजाइन कर गया। उसके बाद अचानक पेरोल एक्सपेंस कम हो गया, नया सुपरवाइजर आया, अचानक पेरोल एक्सपेंस 20% कम हो गया। अब ओनर बहुत खुश, उनका नया सुपरवाइजर तो बड़ा अच्छा है, इसने तो कम बंदों के साथ काम कर रहा है, ये या लोगों से एफिशिएंटली काम ले रहा है। नए सुपरवाइजर का इंटरव्यू किया गया, उसने कहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने ना किसी नए एम्प्लॉय, किसी पुराने एम्प्लॉय को निकाला है, और ना ही मैंने कोई ड्यूटी आवर्स चेंज किया कि जिससे पता चले एफिशिएंसी बढ़ गई है, ना ही अभी कोई सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग हुई है। पता चला, गेस कीजिए क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन से? पुराना फैक्ट्री सुपरवाइजर उसने पेरोल में फेक एम्प्लॉयज को ऐड किया हुआ था। नया जब आया उसको तो नहीं पता था, अगर उसको पता होता शायद वो भी चलाता रहता प्रैक्टिस को, लेकिन पुराना अपना तरीका वारदात नए को नहीं सिखा के गया। नए ने तो सारे एक्चुअल एम्प्लॉयज की ही वेजेस प्रिपेयर करनी थी, वो ऑटोमेटिकली कम आई। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक्सरसाइज भी नहीं की होती, फिर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड सामने आ जाते हैं इस तरह के इवेंट्स की वजह से। तो वो कह रहा है कि मंथ वाइज पेरोल को प्रिपेयर करके कंपेयर कीजिए, ताकि अगर किसी एक मंथ में कोई एक्स्ट्रा वेजेस किसी ने क्लेम की है, कोई फ्रॉड किया है, तो आपको उसी महीने में पता चल जाए। यानी जिस महीने में पहली दफा फ्रॉड होगा ना, आपने उस महीने की पेरोल को जब प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे तो फौरन पता चल जाएगा इस महीने का पेरोल एक्सपेंस ज्यादा क्यों है। भाई बताओ रीजन क्या है? नए एम्प्लॉय रखे हैं क्या कोई इंक्रीमेंट मिला? अगर कोई वैलिड रीजन नहीं तो वो कोई फ्रॉड है। तो इसलिए हमें मंथ वाइज पेरोल को भी कंपेयर करना चाहिए।
ठीक है, मंथ वाइज में, ताकि पता चले किस महीने में ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ये नॉर्मली हम सेल्स के एरिया में भी मंथ वाइज कंपैरिजन करते हैं, मंथ वाइज देखते हैं सेल्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। इससे हमें बिजनेस को भी समझने में हेल्प मिलती है। अगर कोई सीजनल बिजनेस नहीं है ना, सीजनल बिजनेस नहीं है तो हर महीने की सेल्स सेम लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सीजनल बिजनेस है तो सीजन में सेल्स का लेवल ज्यादा होगा, बाकी का। पेरोल शीट, अच्छा अब ये एनालिटिकल, अब टेस्ट ऑफ डिटेल भी तो करते हैं हम, दोनों काम एनालिटिकल प्रोसेस भी करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल भी। क्या कह रहा है, कॉस्ट मतलब टोटल करो, सैंपल ऑफ पेरोल शीट टू कंफर्म कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ पेरोल एक्सपेंस। क्लाइंट ने पेरोल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री की है, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, पेरोल एक्सपेंस का पेरोल शीट। तो हम पेरोल शीट को कैलकुलेट करके देखेंगे क्या इसका जो टोटल है वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है। इससे पता चल जाएगा कि सारी पेरोल रिकॉर्ड हुई है और ठीक हुई है। ठीक है, पेरोल एक्सपेंस काउंट है, इसमें कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, 12, और हर एंट्री का टोटल किससे मैच करना चाहिए, पेरोल शीट से। फिर कह रहा है फॉर ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज रीकैलकुलेट ग्रॉस डिडक्शन एंड नेट पे एंड एग्री टू पेरोल रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई एक्यूरेसी। देखें कि हर एम्प्लॉय की सैलरी सही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। इसमें आप पेरोल शीट के अंदर जैसे 100 एम्प्लॉयज हैं, सैंपल बेस पे 7-8 सेलेक्ट करें और देखें उनका रेट से मल्टीप्लाई करें, आज वक्त को बेसिक पे निकल रही कि नहीं। फिर अलाउंसेस कैलकुलेट करें, डिडक्शंस कैलकुलेट करके देखें। क्लाइंट ने, हालांकि क्लाइंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, पे कर चुका है, हम रीकैलकुलेट कर रहे हैं कंफर्म करने के लिए वो ठीक था कि नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम पेरोल एंड वेरीफाई वेदर एम्प्लॉइज एग्जिस्ट। पेरोल के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है ना, सबसे बड़ा पहले वो ये होता है, घोस्ट एम्प्लॉइज बोलते हैं। एम्प्लॉइज कहीं पे भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ पेरोल पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज को क्या कहते हैं हम, घोस्ट एम्प्लॉय, जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक जगह करते हैं, पेरोल। तो इसको पकड़ने का तरीकाकार क्या है, पेरोल के ऊपर जितने एम्प्लॉइज हैं सैंपल बेस पे उनको सेलेक्ट करें, सैंपल बेस पे, और क्लाइंट से सर जी मुलाकात करवा दें। जब मुलाकात हो तो आप उनसे आईडी कार्ड भी चेक करें, ये ना गुजरने वालों को कहते सर ये एम्प्लॉइज हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कार्ड चेक करते हैं उनका। और बाज़ औक़ात तो उनसे हम कुछ क्वेश्चनिंग भी करते हैं बिजनेस के वाले से, पता चले अगर काम कर रहा है तो उससे बिजनेस का पता होगा, वो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कोई खरीदा हुआ गवाह है या कि जेन्युइन है। फिर सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ एंड वेरीफाई देयर सैलरीज विद अपॉइंटमेंट लेटर। जो नया स्टाफ ऐड हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर देखो उसका, जो कंफर्म करेगा कि ये जेन्युइन हायरिंग हुई है। ये थे पेरोल के प्रोसीजर, क्लियर हुआ। तो आपको मुझे बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर में सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा लगा, सेकंड वाला। और टेस्ट, ये पेरोल शीट पे जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, घोस्ट एम्प्लॉइज को। तो आप कैसे किसी भी बिजनेस में जब जाएंगे, घोस्ट एम्प्लॉइज सबसे बड़ा रिस्क होता है पेरोल में। कैसे आइडेंटिफाई करना आपने, पेरोल शीट में से सैंपल बेस पे कुछ एम्प्लॉइज को निकालना है। अब मैंने शायद पहले भी बताया था, हमने ये एक्सरसाइज कर रहे थे, क्लाइंट में मैं गया, उसने कहा सर कुछ एम्प्लॉइज नहीं है, वो सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं, मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, सैंपल चेंज कर लेता हूँ, बाकी के एम्प्लॉइज भी फर्स्ट शिफ्ट वाले चेक कर लेता हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो सीनियर से पूछा, उसने कहा बैठ जाओ उधर ही, कोई नहीं जाना चाहिए। यही तो रिस्क है कि एम्प्लॉइज नहीं है, इन्हीं की तो वेरिफिकेशन अब ज्यादा अहम हो गई, जो एम्प्लॉइज उस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा लर्निंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, फिर हम बाकी काम आसान है हमारा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 16 एक्सपेंसिव। अच्छा, इसमें आपको अप्रोच सिखाई गई है, इसके प्रोसीजर जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा जनरल बातें हो रही हैं, और सच में जनरल बातें ही हो रही हैं। क्यों भला, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हर उस एक्सपेंस के लिए हैं जो सैलरीज के या इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अलावा। ठीक है, पहला प्रोसीजर कह रहे कंपेयर कीजिए करंट ईयर एक्सपेंस विद प्रायर ईयर, इन्वेस्टिगेट डिफरेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर दूसरा, वैसे इससे भी पहले एक होना चाहिए था कि वो टोटल के साथ एग्री कर लो। हाँ, ensure that expense requiring accrual have been accrued at year end and have been paid after the year end। ये क्या बात कर रहा है, ये तो हमने accrued expenses के प्रोसीजर में भी पढ़ा था, मुझे याद आ गया यही प्रोसीजर। उधर हमने पढ़ा था कि accrual को expense के साथ मिला के देखो, इधर क्या पढ़ रहे हैं, expense को accrual के साथ मिला के देखो, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है ना। ये प्रोसीजर समझ आ गया ना। किन एक्सपेंसेस की accrual होनी चाहिए, सैलरीज के, रेंट की, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, बिल्कुल ठीक है। इंश्योर दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव बीन एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड एट ईयर एंड, वो ईयर एंड पे उसकी सही एडजस्टमेंट इंक्लूड हो गई हो प्रीपेड की। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। अच्छा, मुझे याद है ये हमने प्रीपेमेंट में भी प्रोसीजर पढ़ा था कि एडजस्टमेंट चेक करनी है, प्रीपेमेंट में पढ़ा था। प्रीपेमेंट में क्यों पढ़ा था, क्योंकि प्रीपेमेंट का एक्सपेंस के साथ ताल्लुक है।
और एक्सपेंसेस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस का भी प्री पेमेंट के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो दोनों एरियाज में ये काम कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस में क्या होता है वो भी बता दूं। एक्सपेंसेस वाला समझ रहा होता है ये एक्रूवल वाले ने कर लिया होगा, और एक्रूवल वाला समझ रहा होता है एक्सपेंसेस वाले ने कर लिया होगा। हालांकि असूली तौर पे दोनों को ही चेक करना। हाँ, अगर किसी एक ने काम कर लिया तो दूसरा उसका फोटोकॉपी ले ले, वो काम दोबारा ना करे अगर फोटोकॉपी मिल जाए। ये वही स्टेप है जो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर वाले केस में भी करते हैं। इनिशियल ऑडिट पे ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना होता है ना, लेकिन अगर मेहरबान हो प्रीडिसेसर ऑडिटर और हमें अपने वर्किंग पेपर दे दे तो हाँ, वो मेहरबान भी है, वो महान भी है। तो फिर हमें वो फिर ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एविडेंस मिल गया। प्रोसीजर किसी ने भी परफॉर्म किया हो स्टैंडर्ड को एविडेंस से कर सकते। फिर स्कैन जीएल फॉर अनयूजुअल एंट्रीज इन अकाउंट। क्या कह रहा है? जीएल को स्कैन करो। ये प्रोसीजर जब कभी आप परफॉर्म करें ना, अपने आप को हल्की आंच वाला हकीम लुकमान समझना है आपने। वो नब्ज देख के बता देता ना मर्ज क्या है। हम अगर नॉलेज हो आपको बिजनेस का, आप जीएल को स्कैन करके बता सकते हैं किस एंट्री में मसला है, सिर्फ स्कैन करके। हमारे पार्टनर्स ये बताया करते थे, हम उस वक्त बड़े हैरान होते थे, पता चल गया क्या साइंस है इसके पीछे। ठीक है, क्योंकि आपको अनयूजुअल एंट्रीज पता चल जाती है, इसमें अनयूजुअल एंट्रीज कौन सी, और अनयूजुअल एंट्रीज में ही ज्यादातर मिस्टेक बताया था। डेबिट के एरिया में क्रेडिट के एरिया में डेबिट, जिसमें रूटीन ट्रांजैक्शन होती है उसमें दरमियान वाली ट्रांजैक्शन, छोटी अमाउंट वाले एरिया में बड़ी अमाउंट की, बड़ी अमाउंट वाले एरिया में छोटी अमाउंट, ये सारी अनयूजुअल की निशानी है। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वाउच एज फॉलो। वाउच का मतलब क्या है? वेरीफाई करो। क्या? इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देखो क्या है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ पेड या प्रोसेस की स्टैंप लगा दो। जब हम फर्म में, अब भी शायद ये रूल होगा, फर्म में थे ना, तो हमारी जो बुक्स हम बाय करते थे वो 50% एक्सपेंस फर्म पे किया करती थी, लेकिन फर्म सिर्फ हमारी स्टेटमेंट की बेस पे पेमेंट नहीं कर देते थे कि सर हमने बुक बाय की है। फर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगती थी। इस केस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता था भला? जिस दुकान से चीजें खरीदी हैं उससे इनवाइस बनाया करते थे। ठीक है, तो उसमें हम एक फ्रॉड किया करते थे, अल्लाह माफ करे, फ्रॉड किया। वो बुक शॉप वाला हमें डिस्काउंटेड 20% डिस्काउंट दिया करते हैं, तो इनवाइस जो है वो पूरी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन फर्म को भी पता होता है, पार्टनर भी कहते हैं ठीक है कि मटीरियल, हालांकि फ्रॉड का मटीरियलिटी लेवल नहीं। अच्छा, लेकिन जब हम वो वाउचर सबमिट करवाते थे ना, तो फर्म उसका 50% जब पे करते थे उसके ऊपर पेड या प्रोसेस या क्रॉस लगा दिया करते थे, या हल्का सा ना उसको थोड़ा सा फाड़ दिया करते थे। ये क्यों? दोबारा ना आए, डुप्लीकेट पेमेंट को अवॉइड करने के लिए कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रीयूज ना हो, हमने उसको कुछ ऐसा काम उसके ऊपर कर देना है कि जब दोबारा पेमेंट के लिए आए हमें पता चल जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेड की स्टैंप लगा दे, क्रॉस लगा दे उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर दे, उसको थोड़ा सा साइड से फाड़ दीजिए ताकि उसे पता चल जाए इसकी पेमेंट। ये प्रोसेस और पेड का मतलब ये, इससे ये फायदा होता है। वरना आप वैसे छोड़ देंगे तो वो नॉर्मली जो सप्लायर्स होते हैं ना, वो ये फ्रॉड करते हैं। परचेजेस में आप सीखेंगे, ये आपको पता चलेगा कि सप्लायर जब कोई सप्लाई कर देता है ना, तो गुड सीड नोट बनता है। सप्लायर इस गुड सीड नोट को ले जाके ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करता है, जो उसकी एंट्री करके उसको पेमेंट करते हैं। अगर गुड सीड नोट को पेड या प्रोसेस स्टैंप करके क्रॉस ना किया जाए तो वो फाइल में लग जाता है। अच्छा, जब फाइल में लग जाता है तो सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट के किसी क्लर्क को 5-10 हज़ार दे के कहता है वो जो मेरी फाइल के अंदर पुरानी गुड सीड नोट है ना, वो मुझे निकाल के ला दो, और वो 5-10 हज़ार के पीछे ये काम कर देते। ज़ाहिर क्लर्क है, उसके लिए 5-10 हज़ार बहुत, और फिर बदले में दोबारा से इनवाइसिंग कर देते हैं उसी गुड सीड नोट के, उसको 5 लाख 10 लाख जितने भी इन्वाइट। अब इसमें हालांकि मजीद भी कंट्रोल्स बिल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं कर रहे तो डुप्लीकेट पेमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या है? बिल को देखो कि जितनी किताबें खरीदी हैं सबका टोटल नीचे यही बन रहा है। इंस्पेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो एक्सपेंस कंपनी के अंदर हो रहा है वो किसी ने, जैसे गुड सीड नोट, परचेजेस की पेमेंट तभी होनी चाहिए जब गुड सीड नोट बने, वरना नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी के एसी खराब हो गए थे, रिपेयर करवाए हैं, तो कंपनी की तरफ से कोई पर्सन हो जो ये सर्टिफाई करे, लिख के दे कि हाँ जी ये 5 एसी खराब हो गए थे, इसने रिपेयर कर दिया और इसका इतना बिल बनता। ये है एक्नॉलेजमेंट। रिकैलकुलेट टैक्स डिडक्टेड, सिंपल। इंस्पेक्ट एविडेंस ऑफ पेमेंट, कि जब पेमेंट हो रही है उस बंदे ने अपने कोई साइन कर दिया कि नहीं। कॉपी ऑफ चेक और बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट को ट्रेस करना है। ये सारे पेमेंट को वेरिफिकेशन के तरीके हैं। ठीक है, कि जब चेक जिस सप्लायर को दे रहे हैं, चेक की कॉपी अपने पास रखिए, सप्लायर से कहा इसके ऊपर रिसीव्ड लिख दो ताकि पता चले ओरिजिनल दे दिया, और फिर बाद में बैंक पेमेंट में से भी तो अपीयर होगा, चेक कर लें, पता चल जाएगा पेमेंट हो गया। फिर इंश्योर दैट एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इज इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। जिस एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है उसकी नेचर भी देखें, ये किसकी, ये नेचर क्या है इसकी। हाँ जी बिल्कुल, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंस था या किसी ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस थे।
ये हमारे एक्सपेंसेस का एरिया। किसी याद रखिएगा, कोई भी अब एग्जाम में अगर एक्सपेंसेस गए थे आपसे कि वेरीफाई करो, तो क्या आप ये सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है? नहीं, उसके लिए ये अप्रोच है। यानी जो एक्सपेंसेस हमने लैदा से पढ़े उनके वेरिफिकेशन आपने लैदा से बतानी। प्रोविजन फॉर बैड डेट लैदा से है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लैदा से है, पेरोल एक्सपेंस लैदा से है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी एक्सपेंस जो हमने नहीं पढ़े उनकी वेरिफिकेशन, उनके लिए ये निंजा अप्रोच। क्या एक्सपेंसेस? ये कोई मुश्किल? इसमें आपको सबसे अहम प्रोसीजर कौन सा लगा? आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो सबसे ज्यादा अहम आपका एविडेंस? हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करना, उसके ऊपर पेड, बिल्कुल ठीक है। तो जब कभी आप किसी जगह पे कल को बैठेंगे, ये आपने स्टेप जरूर परफॉर्म करना है पेमेंट करते हुए। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका तो सिंपल, क्या करना है? लोन एग्रीमेंट पढ़ लो, जिससे आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट क्या तय पाया है, कब पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी। अच्छा, यहां पे अब उसका फोकस लोन एग्रीमेंट को पढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा फोकस उसका टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पे, डेट कोवेनेंट कंप्लायंस के ऊपर नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर है सिर्फ, क्योंकि वो वाली चीजें हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पढ़ दी है। यहां पे भी हम लोन एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें लिखा होता है, लेकिन हमें सिक्योरिटीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, रीपेमेंट शेड्यूल की तरफ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लोन एग्रीमेंट पढ़ लें। कंफर्म इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर विद पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप देखें कि जो पेमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं वो पेमेंट्स एक्चुअली हो गई है, चेक, और फिर अमाउंट देख ले सही रिकॉर्ड हुई कि नहीं। कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट की अमाउंट ठीक रिकॉर्ड हुई कि नहीं? ये आप अकाउंटिंग के मेरा हाल है तकरीबन हर दूसरे क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करते होंगे, ठीक है? प्रैक्टिस में भी यही कैलकुलेशन कर लेनी है। क्या कैसे कंफर्म करेंगे लोन? प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग है उसको आपने इंटरेस्ट रेट से और फिर पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे ना, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है कि प्रैक्टिस में जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो अब जो लेटेस्ट वो डेली बेसिस के बैलेंस के ऊपर कर रहे होते हैं। डेली ज्यादा जो शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस होते हैं, अगर तो लॉन्ग टर्म लोन है ना, वो तो आपको पता है पेमेंट ही होनी है उसकी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो वो तो ज्यादा चेंजेस नहीं होती, आप उसकी 6 महीने या 3 महीने के लिहाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो रनिंग फाइनेंस होते हैं ना, इनका डेली बेसिस के ऊपर बैलेंस होता है, ठीक है? वो एक बैंक का ऑडिट करने के लिए गए थे, मुझे याद है, उसमें हमने ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करनी थी कि क्या बैंक का सिस्टम ठीक कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जाहिर है ठीक ही कर रहा होगा, चल रहा है इतने साल से, लेकिन फिर भी हमने ये तो जम्पशन नहीं ले सकते ना कि पिछले 10 साल से सिस्टम ठीक चल रहा है तो अभी ठीक चल रहा होगा। हमने तो हर साल सिस्टम को चेक करना होता है। तो उसमें जो लॉन्ग टर्म लोन होते थे ना, उसको हम हंस के वेरीफाई कर लेते थे इंटरेस्ट ठीक है नहीं। प्रॉब्लम किसमें आती थी बोला? रनिंग फाइनेंस। उसमें क्लाइंट के हर दिन का क्लोज 365 एंट्रीज होती थी, वो एक्सेल में हम लेते, लेकिन एक्सेल में भी वो कॉपी करते करते ना लगभग आ जाता था 365 एंट्री कितनी। तो बहरहाल वो मुश्किल। लेकिन एग्जाम में आपको या तो पूरे साल में एक ही लोन की अमाउंट देगा, या वो आपसे कह देगा 3-3 महीने वाला लोन है, हर क्वार्टर के बाद पेमेंट हो रही है, ताकि बहुत ज्यादा कंप्लेक्स कैलकुलेशन ना हो। ये क्वार्टर वाली पेमेंट का उसने केस स्टडी में टेस्ट किया, मैंने आपके साथ जिक्र किया था ना। चलिए जी, ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा बताइए, इसमें आपके ख्याल में सबसे अहम प्रोसीजर कौन सा है? 3 ही है वैसे, इंटरेस्ट की रिकैलकुलेशन, ये देख लो, ठीक है? लेकिन ये भी आपने लाजमी पढ़ना है, लोन एग्रीमेंट को जरूर पढ़ा करें, इससे आपको कुछ भी नहीं ना एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किसी को दोस्त को उधार देते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। चलिए, अच्छा ये था हमारा एरियाज, ठीक है? वैसे हम दो छोटे छोटे एरियाज हैं, अगर केस स्टडी को कंप्रोमाइज कर लें तो चैप्टर आज ही खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं, हमने प्रैक्टिस को कंप्रोमाइज नहीं करना। याद है, हमने कोशिश करनी है हर दिन कोई ना कोई केस स्टडी जरूर सॉल्व करें। जिस दिन हमने ऑडिट की कोई नई केस स्टडी सॉल्व नहीं की, मतलब हमने वो दिन जाया कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर जी? आगे चले। वॉल्यूम 1 चैप्टर 10, क्वेश्चन है जी 15, कह रहा है स्टेट फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी ऑडिट प्रोसीजर का ही ना, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, कभी ऑडिट प्रोसीजर क्या देता है, कभी ऑडिट स्टेप्स क्या देता है, कभी की ऑडिट प्रोसीजर क्या देता है। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, शेयर प्रीमियम को अंडरलाइन करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ जी, ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये जिस एरिया में आता है वो पढ़ लिया हमने। किसमें? मेरी रिजर्व में। मूवमेंट ले लेंगे क्लाइंट से, इसमें देखेंगे अप्रूवल जो भी इसमें ऐड हुआ है या लेस हुई है, देखेंगे रेवेन्यू और कैपिटल को अलग क्लासीफाई किया गया कि नहीं, इसकी यूटिलाइजेशन और डिस्क्लोजर्स को देखेंगे। यूटिलाइजेशन प्रूव होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, ठीक है? लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना, यानी ये रिजर्व, क्योंकि शेयर प्रीमियम रिजर्व है ना, तो रिजर्व वाले प्रोसीजर आएंगे, ठीक है? अच्छा, अगर रिटेन अर्निंग से प्रोसीजर पूछ लेता, वो भी सेम होते हैं। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा,
शेयर प्रीमियम के प्रोसीजर पूछे, रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग के पूछ लिए, जनरल रिजर्व के पूछ लिए, रिजर्व। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस के प्रोसीजर पूछ लिए, स्टूडेंट कहेंगे सर वो भी तो रिजर्व है, और है भी। हाँ जी, लेकिन चूंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस का ज्यादा इफेक्ट या उसकी बड़े रीजन जो हमें मैसेज दे रहा है उसके फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन हुई है, तो इसमें हमारा फोकस रीवैल्यूएशन के ऊपर होगा, रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट्स। ठीक है, आप चाहे तो रिजर्व के भी एक दो प्रोसीजर लिख सकते हैं कि देखेंगे डिविडेंड के तौर पे पेमेंट तो नहीं हो गई सरप्लस की, क्लासिफिकेशन ठीक है जैसे फ्रेमवर्क कहता है, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस किसी क्वेश्चन में आ जाना ये आपको कौन सा मैसेज दे रहा है? ठीक है, 15 में कोई प्रॉब्लम? चलिए 16, अब ये हमारी केस स्टडी है। इसमें एक गलती फौरी तौर पे, पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें बताती है हमने क्या लिखना है। रिक्वायरमेंट क्या बताती है? क्या लिखना है। मार्क्स क्या बताते हैं? कितना लिखना है। रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव अंडरलाइन कर ले, पता चल गया चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। यू शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द अबव टू मैटर्स। ठीक है, सिर्फ प्रोसीजर बताने हैं या इफेक्ट ऑन बोर्ड भी? सिर्फ प्रोसीजर, इफेक्ट ऑन बोर्ड पूछा ही नहीं। क्या कह रहा है जी? काइनाइट पिज्जा कंपनी, काइनाइट ऑपरेट्स ए लार्ज चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ जैस्पर एंड कंपनी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एंड आर करंटली प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द ऑडिट ऑफ काइनाइट्स फाइनेंशियल स्टेट। ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्लान का दूसरा नाम है, जिसमें हम प्रोसीजर, याद है ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें लिखते हैं? बताया था ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें लिखते हैं। अब वो ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर लिखते हैं, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इसीलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ ऑडिट प्रोग्राम क्यों जोड़ा है? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब कहे आपसे कि आप ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ लीजिएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने लगे आप। You are reviewing the notes of last week's meeting between audit manager and finance director, where two material issues were discovered. अच्छा, उसने हेडिंग, मेरी जिंदगी आसान हो गई, मुझे बाकी का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हेडिंग चुप करके प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के प्रोसीजर एक घड़ी, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन पढ़नी है, वो हो सकता है उस बड़े एरिया के किसी खास पार्ट को फोकस कर रहा हो। ठीक है, तो ये जनरल, मुझे इतना तो पता चल गया कि वो कोई रिलेट कर रहा होगा। वैसे आई कैप हेडिंग नहीं देता, आई कैप इतना इशारा भी नहीं देता। ये एससीसी के क्वेश्चन में इसमें हेडिंग दे देते हैं, आई कैप इतना इशारा भी नहीं देता। कह रहे हैं इन द पास्ट काइनाइट हैज रिसीव्ड नेगेटिव प्रेस रिपोर्ट्स ओवर द कंडीशन ऑफ इट्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट विद कमेंट्स सजेस्टिंग दे आर ओल्ड फैशन एंड टायर्ड लुकिंग। ओल्ड फैशन, टायर्ड लुकिंग, इसको क्या इंडिकेशन? इम्पेयरमेंट। शाबाश, लेकिन अभी डिसीजन नहीं करना, पहले पूरी स्टोरी पढ़ लें। Therefore, during the year, the company undertakes a full review of all its assets and carried out extensive refurbishments to the majority of its restaurant. अच्छा, अब देखिए कहानी को आगे ले गया। अगर वहीं तक हम रहते तो हम इम्पेयरमेंट की बात करते, और कहते हैं इम्पेयरमेंट नहीं, रिफर्बिशमेंट हो चुकी है, यानी वो उसको अपग्रेड कर चुका है, अपग्रेड कर चुका है। इसमें कुछ जो इसके रिपेयर हो सकते थे रिपेयर करवाए होंगे, जो नई चीजें लगने वाली थी वो नई चीजें लगाई होंगी, कुछ खरीदी भी होंगी। एक्सटेंसिव टू द मेजोरिटी ऑफ रेस्टोरेंट। अब यहां पे एक्सटेंसिव रिफर्बिशमेंट से मुझे कौन सा एरिया आ गया? एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। एडिशन जिसमें कुछ एसेट परचेज भी किए होंगे, मुझे लगता है शायद कुछ रिपेयर एंड डेवलपमेंट में, सॉरी उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कुछ एक्सपेंडिचर भी कैपिटलाइज किए गए होंगे। फिर दिस रिव्यू रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एजिंग फिक्सर एंड फिटिंग्स बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज इन्वेस्टेड इन ऑल। हाँ जी, तो फाइनल कंक्लूजन बताइए। एडिशन के प्रोसीजर भी आएंगे और डिस्पोजल के प्रोसीजर भी आएंगे। शाबाश, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एडिशन के भी, डिस्पोजल। हाँ, अगर मार्क्स हो तो आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिफर्बिशमेंट है ना, उसने कहा है कि कुछ उसने एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि डिस्पोजल और एडिशन के प्रोसीजर सफिशिएंट होंगे। तो आप एग्री करते हैं सारी केस स्टडी में एक नहीं, एक से ज्यादा इश्यूज हैं, कम से कम दो तो कंफर्म है। वो कौन से? एडिशन और डिस्पोजल। एक्सपेंडिचर भी कोई ना कोई इस एक्सरसाइज में इनकर हुआ होगा, मुझे लग रहा है, जो से रिफर्बिशमेंट का वर्ड यूज किया ना, एक्सटेंसिव रिफर्बिशमेंट, कुछ एक्सपेंसिव। तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोसीजर भी, या कम से कम एक लिख दीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन को चेक कर लेंगे।
ठीक है, तो टोटल 2 तो कंफर्म एरियाज आ गए ना इसमें। कौन कौन से? एडिशन। किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इक्विटी। अब मैं प्रोसीजर नहीं रिपीट करवा रहा क्योंकि प्रोसीजर हमने डिस्कस भी कर लिए थे और उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। कौन सा एक प्रोसीजर है तो जो दोनों जगह पे कॉमन है? अप्रूवल। शाबाश, अप्रूवल। और फिक्स एसेट शेड्यूल में भी है कि सॉरी फिक्स एसेट रजिस्टर। एडिशन है तो उसमें से एंट्री होनी चाहिए टाइम और वो तो उसमें शाबाश शाबाश। 16 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इक्विटी। द रिफर्बिशमेंट वाज फाइनेंस्ड वाया ए शेयर इशू इन अप्रैल 2015 एट ए प्रीमियम ऑफ 1.6 मिलियन। रिजर्व वाले आगे मार। शेयर इशू के भी, रिजर्व के भी आएंगे, प्रीमियम है लेकिन शेयर कैपिटल के भी। और शेयर इशू जो हुआ है ना, शेयर इशू, उसमें अगर आप देखें तो प्रीमियम की बात कर देता है कि इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम तो उनकी क्लासिफिकेशन देख लें। हाँ जी, तो दोनों लिखे शेयर इशू के भी और प्रीमियम के भी। और ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? शेयर इशू के ऊपर। आप प्रीमियम के ऊपर फोकस कर रहे थे, हालांकि क्लियरली कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इशू हुआ। अगर पिछले साल शेयर इशू होते हो ना तो फिर हम शेयर इशू के ऊपर फोकस ना करते, फिर प्रीमियम के ऊपर फोकस करते हैं कि यार उसमें मूवमेंट हुई है कि नहीं, यूटिलाइजेशन हुई है कि नहीं। यहाँ पे इस साल शेयर इशू हुए हैं तो शेयर इशू के प्रोसीजर आएंगे। 4 नंबर है तो क्या करें? सिर्फ शेयर इशू थे जो ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ है, इनफ होंगे 5-6 प्रोसीजर तो मेरा कम से कम है। हाँ, तो 1-2 प्रीमियम का भी लिख दे, 2 प्रीमियम का भी लिख दे। शेयर भी इशू हुआ है और प्रीमियम पे हुआ है तो प्रीमियम के रिजर्व में से निकाल के लिख दे कि इंश्योर करेंगे ये डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो और इसकी लादा से क्लासिफिकेशन हुई हो। क्लियर जी? नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। यू आर द ऑडिट सेक्रेटरी ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ फरहान फूड्स लिमिटेड एंड टू टेंड इन्वेंटरी काउंट कहां से आ गया? स्टेट द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट इन रिलेशन टू कट ऑफ असर्शन फॉर सेल्स एंड परचेज। अच्छा, ये वो पुरानी असाइनमेंट में से क्वेश्चन है तो अच्छा रिवीजन हो गई हमारी। पुराने तो रिवाइज करने हैं। कट ऑफ प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? कट ऑफ फॉर सेल्स एंड, सिर्फ एक बता दे सेल्स वाला। हाँ, अब एक स्टूडेंट लिखेगा परफॉर्म कट ऑफ ऑन सेल्स और दूसरा लिखेगा सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस गुड डिस्पैच नोट इमीडिएटली बिफोर ईयर एंड एंड इमीडिएटली आफ्टर ईयर एंड इंश्योर दैट दे आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये है कट ऑफ ऑन सेल्स। और इस सारे प्रोसीजर में सिर्फ आप गुड डिस्पैच नोट की बजाय गुड रिसीट नोट लिख दें और सेल्स की बजाय परचेजेस का वर्ड लिख दें, परचेजेस का कट ऑफ बन जाएगा। नेक्स्ट 18, लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट में बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू वेरीफाई रॉ मटेरियल परचेजेस। तो परचेजेस होती ही रॉ मटेरियल की है, कभी कोई वर्किंग प्रोसेस की भी परचेजेस हुए रॉ मटेरियल की होती है। हाँ, अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो फिर वो रॉ मटेरियल की बजाय फिनिश गुड की परचेज, लेकिन प्रोसीजर सेम आएंगे। इसकी अप्रोच वैसी ही थी जैसी सेल्स की थी, याद है? हर एग्जर्शन का एक प्रोसीजर निपटा दिया उसने। नहीं, वर्किंग प्रोसेस की परचेजेस नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती। नहीं होती। एक्सेप्शनल केस के बारे में ना सोचे। नॉर्मली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज कर रही होती है, वर्किंग प्रोसेस या फिनिश गुड उसने खुद मैन्युफैक्चरिंग की होती है। अगर रिटेल बिजनेस है तो वो फिनिश गुड की डायरेक्टली परचेजेस कर रहा होगा, उसमें भी ये परचेजेस के प्रोसीजर रेलिवेंट होंगे जो हमने पढ़े। तो पढ़े परचेज के प्रोसीजर? आपने पढ़े परचेज के प्रोसीजर से कोई एक प्रोसीजर मुझे बताया जो आपको सबसे अच्छा लगा होगा, सर इस प्रोसीजर से सबसे ज्यादा अच्छा एविडेंस मिला है हमें। कोई एक प्रोसीजर बता दीजिए, एक, ज्यादा 6 हैं, एक पूछो जो आपकी जजमेंट के लिहाज से सबसे अच्छा हो। हाँ, जीआरएन का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें, क्या देखें? नहीं, अगर आपने एक्यूरेसी चेक करनी है ना तो फिर जीआरएन की बजाय परचेज इनवॉइस को सेलेक्ट कर लें। अगर आपने कंप्लीटनेस चेक करनी है फिर जीआरएन को उठाएं। बहरहाल चलें, ठीक है, गुजारा हो जाएगा जी। 39, ये वॉल्यूम 2 की केस स्टडी। सबसे पहले अब देखिए हेडिंग, हिंट दे रहे हैं ना, हिंट दे रहा है तो नीचे देखे बगैर आप बता सकते हैं। एसीसी का क्वेश्चन होगा, आई क्या मर जाएगा, हिंट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बारह हिंट की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। हम चूंकि डिसीजन तो अल्टीमेटली इधर से करना है। ये आपको एरिया के बारे में बता रहा है, लेकिन एरिया के अंदर पार्ट कौन सा है वो आपको पढ़ के अंदाजा होगा। रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स
You would perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to above 3 matters. Impact on board बताना जी? नहीं. कह रहे हाथन एंटरप्राइजेस कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट फैशन क्लॉथिंग टू रिटेल स्टोर्स. इट्स ईयर एंड वाज 31 मार्च. You are the audit manager and year end audit is due to commence shortly. Following 3 matters have been brought to your attention. Supplier statement reconciliation. ठीक है, सप्लायर स्टेटमेंट. सप्लायर कहते हैं क्रेडिटर को. क्रेडिटर के प्रोसीजर छाप दूं सारे? अभी नहीं. कह रहे हाथन रिसीव्स मंथली स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स मेन सप्लायर्स एंड ऑल. यानी वो आपको बताया था ना, सप्लायर और कस्टमर एक दूसरे को भेजते रहते हैं. ये सप्लायर से रिसीव कर रहा है ना, तो कंफर्म है कस्टमर को सेंड भी कर रहा होगा, लेकिन वो कस्टमर की तरफ नहीं गया, उसने चेक करना था सप्लायर का एरिया. कह रहा है सप्लायर से मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आती हैं एंड हैव बीन रिटेन्ड, और ये अपने पास रख लेता है. नन हैव बीन रिकंसाइल्ड टू पेबल लेजर एज एट मार्च 31, 2000. किसी भी स्टेटमेंट को उसने इतना तकलीफ नहीं की कि जो सप्लायर ने स्टेटमेंट भेजी है उसका क्लोजिंग बैलेंस चेक करें मेरे लेजर वाले बैलेंस के साथ मैच करता है कि नहीं. कितना सुस्त है, क्या कर रहा है. हाँ, वीकनेस है इसके सिस्टम में, कर ही नहीं रहा रिकंसाइल. सप्लायर इसको अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहे हैं, ये उस अकाउंट स्टेटमेंट के बैलेंस को अपने लेजर के बैलेंस के साथ मैच ही नहीं कर रहा. अगर कोई एरर ओमिशन है तो वो सामने नहीं आ रहा होगा, वो बाद में जब झगड़ा होगा तभी पता चलेगा, तब तक वक्त बहुत गुजर चुका होगा. एंगेजमेंट पार्टनर हैज आस्क्ड द ऑडिट सीनियर टू रिकमेंड द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सप्लायर स्टेटमेंट. ये आपके लिए एक मुश्किल क्वेश्चन साबित हुआ होगा, लेकिन अगर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाली रिकंसिलिएशन को ज़हन में ले आए ना, तो ये भी वैसे ही है. इसमें भी उसी तरीके से एक बैलेंस होगा एज पर अकाउंट स्टेटमेंट, एक बैलेंस होगा एज पर सेल, और कुछ भी ना करें. ये 2 प्रोसीजर तो आप लिख देंगे कि रिकंसिलिएशन में से एज पर अकाउंट स्टेटमेंट बैलेंस को अकाउंट स्टेटमेंट से मैच किया, और एज पर लेजर जो कंपनी का है उससे मैच किया. दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा. वो रिकंसाइलिंग आइटम 2 तो जरूर होंगी. वो कौन सी होंगी भाई? आप कैश नहीं दिया आपने आज. 2 हाँ शाबाश, कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट. इसके अलावा बाकी जितनी भी होंगी वो प्रोबेबली कोई ना कोई एरर या ओमिशन ही होगा. तो हम पहले 2 प्रोसीजर आप बता चुके हैं. देखिए रिकंसिलिएशन आपने जिंदगी में कभी नहीं बनाई, वो मुझे आपने बीआरएस में बता दिया था, बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया. बीआरएस की भी नहीं बनाई तो क्रेडिटर की भी नहीं बनाई होगी, डेटर्स की भी नहीं बनाई होगी. लेकिन अप्रोच अगर आपने सीख लिया तो देखिए रिकंसिलिएशन में 4 चीजें तो जरूर होती हैं. एक बैलेंस एज पर पार्टी सेकंड पार्टी, दूसरा बैलेंस एज पर फर्स्ट पार्टी, और दरमियान में कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट. तो अब इसमें बैंक में चूंकि सारा कैश ही डील कर रहा है, उसमें कैश ही थे. यहां पे कैश इन ट्रांजिट क्या चेक करेंगे? क्या फर्क हो सकता है कि हमारे क्लाइंट ने पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर ने रिसीव नहीं की. ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे चेक का भी, और देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या सप्लायर की तरफ से कंफर्मेशन आ गई है चेक रिसीव्ड की, या नेक्स्ट मंथ की वो अकाउंट स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है कि नहीं. ठीक है, जो गुड इन ट्रांजिट है. अच्छा, आप गुड, एक फर्क देखिएगा आप लोग ना, ऊपर सरसरी जो स्टूडेंट प्रोसीजर याद करते हैं डेल भूल जाते हैं. गुड इन ट्रांजिट हमारे क्लाइंट ने भेजी है कि हमारे क्लाइंट को आ रही है? शाबाश, क्लाइंट को आ रही है. तो इसको आपने चेक करना है ईयर एंड के बाद, वेदर आवर क्लाइंट हैज रिसीव्ड दीज गुड्स. उसकी जीआरएन चेक करनी है. खत्म, 4 प्रोसीजर खत्म. सप्लायर रिकंसिलिएशन हो गए डाले. इसके अलावा लिख दे बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो एरर या ओमिशन है, उन पे स्पेसिफिक उनकी नेचर के लिहाज से हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. क्लियर हुई है बात? कुछ समझ आई? तो सप्लायर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हैं आप. अब जो स्टूडेंट मुझे डेटर्स की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रोसीजर बताएगा 50 रुपए इनाम पाएगा. हिम्मत कीजिए जी. डेटर्स जरा गौर से सुनिएगा. बैलेंस एज पर रिसीवेबल लेजर, इसको किससे मैच करेंगे? हाँ, जो अकाउंट्स में बैलेंस आ रहा है, रिसीवेबल लेजर में आ रहा है. बैलेंस एज पर अकाउंट स्टेटमेंट लिखा होगा. रिकंसिलिएशन पता है ना कि पेज होता है, इस पे हम लिखते हैं. तो ये जो बैलेंस एज पर अकाउंट, इसको किसके साथ मैच करना है? क्लाइंट की अकाउंट स्टेटमेंट, जो कंफर्मिंग पार्टी जो लैदा पड़ी होगी. शाबाश. और कैश इन ट्रांजिट जो उसने भेजा है, हम चेक करेंगे क्या कि ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हो गया कि नहीं. वो कैश रिसीट वाउचर चेक कर लेंगे. शाबाश. और
गुड इन ट्रांजिट की वजह से भी फर्क आ सकता है, उसको कैसे वेरीफाई करें? सब्सिक्वेंट पीरियड में उसको पहुंच गई है और उसने कंफर्मेशन सेंड कर दी, ये भी ठीक है, एक और काम कर सकते हैं गुड इन ट्रांजिट पे। शाबाश। हमारे कंपनी का जो इस वक्त भाई उसको कस्टमर को मिला कि नहीं मिला ये तो अगले महीने पता चलेगा, वो अगले महीने चेक कर लेंगे, लेकिन इस महीने भी कुछ चेक तो कर सकते हैं क्या इसने भेजा कि नहीं भेजा? इसने भेजा अलहदा प्रोसीजर है, उसने रिसीव किया अलहदा प्रोसीजर है। शाबाश शाबाश, बेहतरीन। तो ये अब रिकंसिलिएशन वेरीफाई करना आ गया आपको, शाबाश। अच्छा, कभी कभार ना क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए, जैसे BLS का क्वेश्चन मुश्किल किया, उसने कुछ स्पेसिफिक एरर या ओमिशन डाल दिए थे, याद है कुछ एरर डाल दिए थे, वो डबल चार्ज हो गया, वो गलत चार्ज हो गया, उसको फिर आपने स्पेसिफिक एरर के लिहाज से एक एक प्रोसीजर बता देना, ठीक है। जैसे एक मैं रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन कर रहा था, उसमें उसने लिखा था कि सप्लायर ने कस्टमर ने पेमेंट भेजी है लेकिन साथ में 5% डिस्काउंट लेस करके भेजी है, तो उसमें डिस्काउंट के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना था? कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, डिस्काउंट है, कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, इससे बेहतर इनवॉइसेस, इससे बेहतर कैलकुलेशन, इससे बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, जो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन था भाई, एक जनरल पॉलिसी की बजाय स्पेसिफिक जो टर्म्स एग्री हुई है वो देखनी चाहिए कि जनरल पॉलिसी देखनी चाहिए डिस्काउंट की, वो तो बताएं, क्योंकि किसी के साथ 10% डिस्काउंट होगा, किसी हो सकता है किसी को डिस्काउंट नहीं देते हो, वो स्पेसिफिक उसके साथ क्या डिस्काउंट एग्री हुआ था कि नहीं कैसे पता चलेगा जी? शाबाश, ट्रेड एग्रीमेंट। ये भाई को दीजिए, ये भाई को दीजिए, इनको भी दीजिए, ये भी पिक कर गए थे तकरीबन, शाबाश, ठीक है। ये हाइब्रिड वाले भाई को दीजिए, ठीक है। ये किस रूम में मेरे भाई आप? 4, रूम नंबर 4 में जो हाइब्रिड क्लास है। फिर इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन, ये प्रोसीजर हो गया क्लियर, सप्लाई से। अब बैंक रिकंसिलिएशन, भाई बैंक रिकंसिलिएशन के लिख दो सारे, छाप दूं? मैं पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑडिट ऑफ Hawthorne's bank and cash, significant cut-off errors were discovered with a number of post-year-end checks being processed prior to the year-end to reduce payable। यानी पोस्ट का मतलब बाद वाले चेक पिछले साल ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड कर लिए ताकि पेबल्स कम हो जाएं। ये कट ऑफ एरर आ गया ना? कह रहा है पिछले साल ये होता रहा है, हमने कहा चलो पिछले साल जो हुआ उसको छोड़ो, इस साल की फिक्र करो। कह रहा है फाइनेंस डायरेक्टर हैज assured the audit engagement partner that this error has not occurred again this year and that bank reconciliation has been carefully prepared। कसमें खा रहा है तो यकीन कर लेना चाहिए उसमें। क्या मतलब? नहीं करेंगे, हमें अपना एविडेंस चाहिए। हम दुनिया में किसी पर्सन पे रिलाय नहीं करते हैं तो किस पे करते हैं? एविडेंस पे। एविडेंस नहीं धोखा लोग दे देते हैं ना, एविडेंस कभी नहीं धोखा देता अगर केयरफुली एनालाइज किया जाएगा। एंगेजमेंट पार्टनर है आस्क्ड दैट बैंक रिकंसिलिएशन इज कॉम्प्रिहेंसिवली ऑडिटेड। मैंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन कॉम्प्रिहेंसिवली। अच्छा, अब इससे पता चल गया मुझे कि ये बैंक रिकंसिलिएशन के सारे प्रोसीजर पूछ रहा है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी दफा फिर कर ले तीसरी दफा ना करें। क्यों ना करें? बोले क्योंकि मुझे आते हैं, आपको आते हैं, शाबाश। तो फिर मुझे बताइए, चले रहने दे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट वैसे पता है ना आपको? डिपॉजिट इन ट्रांजिट का प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट मंथ के बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे कि वो रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल। रिसीवेबल्स, Hawthorne's receivable ledger has increased considerably during the year and the year end balance is 2.3 million compared to 1.4 million last year। इतना बढ़ गया, मेरा रिस्क बढ़ गया। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर ना पूछता तो मैं रिस्क भी बता देता उसको। फेक डेट, फेक बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क ज्यादा है। पिछले साल के निस्बत साल डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं, फेक डेटर का भी रिस्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिस्क कौन सा है? ये वही मिसाल होगी, वो तो सेल्स वाली, कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हुई है, तो हालांकि कंप्लीटनेस ऑफ सेल का रिस्क भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा है। ज्यादा बड़ा रिस्क हम कौन सा आइडेंटिफाई करते हैं? सेल्स पिछले साल की निस्बत इस साल डिक्लाइन कर गई है, कौन सा रिस्क होता है इसमें? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, है ना जी बात? डिक्रीज हुई है सेल, रिस्क है इन्वेंट्री में, है जी, कोई जी बात नहीं, लिंक है। इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो ऑब्सोलीट हो गई है। तो जब डिक्लाइनिंग सेल कहे तो आपने कंप्लीटनेस ऑफ सेल की तरफ नहीं जाना। वो छोटा है, वो भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन वो छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ Hawthorne हैज रिक्वेस्टेड दैट रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन इज नॉट कैरीड आउट। रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन क्या? ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। कंफर्मेशन लेटर को कहते हैं। is not carried out as number of their customer complained last year about the inconvenience involved in responding, क्योंकि उसमें inconvenience होती है। The engagement partner has agreed to this request and tasked you with identifying alternate procedure to confirm the existence and valuation of receivable।
यानी रिसीवेबल के प्रोसीजर बताने हैं जैसा कि हेडिंग में लिखा था, लेकिन उसमें कंफर्मेशन का प्रोसीजर जो सबसे अहम होता था हमारा वो नहीं बताना। फिर कौन से प्रोसीजर बताने हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। क्या होंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर रिसीवेबल को कंफर्म करने के लिए? क्या होंगे? कंफर्मेशन नहीं करना उसे बता दिया, इसके अलावा बाकी तो बता दें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोले तो कौन सा? नाम गुड डिस्पैच नोट, शाबाश। और सेल्स ऑर्डर, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, ये चीज इंस्पेक्ट करें। और क्या करें? कट ऑफ ऑन सेल्स, शाबाश। और क्या करें? ये रेंट के बाद देखें कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, शाबाश। ठीक है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना, है रिसीवेबल का ही क्वेश्चन। लेकिन उसने कह दिया कि आपने सर्कुलराइजेशन को नहीं परफॉर्म करना, इनकन्वीनियंस होती है। और एंगेजमेंट पार्टनर ने एग्री कर दिया तो ठीक है। अगर एंगेजमेंट पार्टनर एग्री ना करता ना तो फिर मैं स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाता, लेकिन कर लिया एग्री तो कर लिया तो ठीक है, कर लिया। प्रैक्टिस में हमें यही बड़ा मसला होता था। हम कहते थे हमने हफ्ता लगा के एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, एविडेंस इकट्ठा किया, पार्टनर क्लाइंट सीएफओ के कमरे में जाता है, वहां पे कुछ चाय जाती है, उसके बाद फिर बाहर निकलता है तो पता जाता है सारे इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ रीजन, क्योंकि सीएफओ मान चुका होता है कि ठीक है हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसलिए सारे इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। आप क्या समझे? ठीक है, तो रिसीवेबल क्लियर जी। जी जी कोई क्वेश्चन पूछे? अच्छा, कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट दोनों तरफ से, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर डेटर का केस है ना तो आपकी तरफ से गुड इन ट्रांजिट होगा, उसकी तरफ से नहीं होगा, और कैश इन ट्रांजिट उसकी तरफ से होगा। और इसी तरह अगर क्रेडिटर का केस है तो गुड्स इन ट्रांजिट उसकी तरफ से होगा, कैश इन ट्रांजिट हमारी तरफ से। तो आपने प्रोसीजर लिखते हुए ध्यान से देख लेना, ठीक है। बीआरएस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीआरएस में है ही कैश, उसमें दोनों तरफ से रिसीट पेमेंट हो रही होती है। वो हम चेक रिसीव भी कर रहे होते हैं, हम पे भी कर रहे होते हैं, और बैंक भी रिसीव भी, बैंक बीआरएस में फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चलिए मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर। असाइनमेंट मैंने मेरा ख्याल ज्यादा नहीं दी इस वीक में, है ना। आज की असाइनमेंट है कोई? नहीं है ना। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे आपने 1 पेजर याद कर लेना। अब आपका सब ऑडिट के अंदर अगले 2-3 दिन में सबसे अहम टास्क क्या है? 1 पेजर। इसको आपने पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि इसके बाद एक और पेज आ रहा है, बस 2 पेजेस, उसके बाद कंसेप्ट्स ही हैं, और बाकी के कंसेप्ट्स भी ऐसे हैं कि पढ़ते जाएं इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। ये आपको पता है, कोई भी चीज सीखनी हो ना, कोई भी चीज, शुरू का 50% मुश्किल होता है, एंड का 50% मुश्किल नहीं होता। आपको एक दफा समझाई थी ना बात, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना और उतरना, समझाई थी ना बात। तो जो चढ़ाई होती है ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है, पहाड़ की चढ़ाई पे ज्यादा टाइम लगता है, उतराई पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, तो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस सुन ले, हमारा नॉर्मल जो होता है ना, जो कोर्स हमारा तकरीबन 31 जुलाई पे खत्म हो जाता है, या 2-3 अगस्त, क्योंकि ईद आ गई ना, 2-3 अगस्त, लेकिन उम्मीद है 31 जुलाई तक खत्म होता है ना। उसमें याद रखिए, उसमें ये नहीं होता कि शुरू का जो 50% सिलेबस है वो जो है वो 2 महीनों में और आखिरी भी 2 महीनों में, ऐसे नहीं होता। बल्कि क्या होता है, आधा 11 चैप्टर जो है वो 2.5 महीनों में, और अगले 11 1.5 महीनों में। ये रूटीन में होता है, ये जहन में रखिएगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपके जहन में शैतान आता है ना कभी कभी रात मिलने, वो आपके जहन में ये कहेगा, भाई मैं तेरे को बताता हूँ 31 जुलाई को सिलेबस नहीं खत्म होना। कहता खुद हिसाब लगा लो, अभी 2.5 महीने हो गए हैं और सर ने 11 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो मैथ लगाओ, ये 5 महीने, 2.5 के आधे के लिए 2.5 और बाकी आधे के लिए 5 महीने, ये तो ऑडिट तो गए हो, ये हिसाब जाएगा। आपने फौरन लाहौल वाला कुव्वत पढ़ लेना, ठीक है। और जहन में मिसाल आ जाए, क्या पहाड़ की एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो चढ़ाई मुश्किल है, उतराई, चढ़ाई में 2.5 महीने लगते हैं, और हालांकि लेंथ डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन वो आसान हो जाता है ना। इसलिए इंशाल्लाह 31 जुलाई का है, 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन का मार्जिन रख, कोशिश करूंगा ना हो, क्योंकि आपने रिवीजन कर, लेकिन वो क्योंकि दो दफा ईद आ गई है ना। चलिए हाँ, आज का लेक्चर खत्म करते हैं हमें। अल्लाह हाफिज।